बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 19 मई पाकिस्तान में मंगल की रात आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 171। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। और सबसे पहले आज जो कुछ अडयाला जेल के सामने हुआ या होता रहा, जो अब से थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ, इसीलिए व्लॉग भी हमने लेट किया, इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ पर क्या डेवलपमेंट होती है ताकि हतमी डेवलपमेंट आपके सामने रखी जा सके। आज पिछले व्लॉग में आपको ये तो बताया था कि सुहेल अफरीदी अपने साथी मिनिस्टर्स और एमपीज़ के साथ जो हैं वो अडयाला जेल की तरफ रवान दवान थे, लेकिन जब वो इस्लामाबाद पहुँचे तो पहले तो उन्हें वहाँ रोक लिया गया। वहाँ पर धक्कम पेल भी हुई, वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश भी की गई। बहरहाल वहाँ पर जो भी वो एक इनकाउंटर हुआ उसमें से गुजर के वो आखिरकार अडयाला जेल पहुँचे, लेकिन उसमें भी कई जगहों पर उन्हें रास्ते में रोका गया। अडयाला जेल पहुंचकर वही हुआ जो हर मंगल वाले दिन किया जाता है कि फैमिली के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती। फिर आज अलीमा खानम साहबा ने बताया कि बैरिस्टर गौहर ने उनको बताया कि बुशा बीबी की, क्योंकि आप सबको पता है कि अब बुशा बीबी की दूसरी आंख भी ख़राब हो चुकी है, तो उनकी बेटी से गौहर खान कहते हैं कि मोहसिन नकवी ने गौहर खान को ये कन्वे किया कि बुशा बीबी की बेटी से हमने मुलाकात करवा देनी थी, लेकिन बुशा बीबी की बेटी बाहर आकर सियासी बातचीत करती हैं, इसलिए आज उनकी मुलाकात भी नहीं करवाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि बुशा बीबी की बेटियों ने ना कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ना ही कोई सियासी बात मुझे नज़र आई है। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने बाहर आकर ये बताया कि इमरान खान साहब की आंख जो है वो 85% उसकी बिनाई चली गई है और वो इलाज से मुतमईन नहीं है और अभी भी सूरत हाल वैसी की वैसी है। मतलब कि इमरान खान साहब की सेहत के बारे में जो मामलात हैं वो उन्होंने बाहर आकर बताए, जिसके बारे में इन्होंने क्लेम कर दिया कि वो सियासी बातें करती हैं। अब इस वजह से आज गौहर खान साहब के मुताबिक उन्हें मोहसिन नकवी ने बताया कि हमने मुलाकात तो करवा देनी थी, लेकिन क्योंकि बुशरा बीबी की बेटियां भी सियासी बातचीत करती हैं इसलिए उनकी मुलाकात नहीं करवाएंगे। तो आज ना ही इमरान खान साहब से मुलाकात कोई करवाई गई है और ना ही बुशरा बीबी के साथ। दूसरी तरफ याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब के वकला ने एक पटिशन दायर की है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए वापस कर दिया कि उसके ऊपर दस्तखत नहीं है इमरान खान के। हालांकि यही असल में रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के वकला मांग रहे थे कि हमें इमरान खान साहब से ना मुलाकात करवाई जाती है, ना उनका इलाज करवाया जा रहा है और ना ही उनसे दस्तखत लेने की इजाज़त है हमें पटिशन के ऊपर। बजाय इसके कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई भी रिलीफ उन्हें देती, उन्होंने आगे से पटिशन ही उठाकर वापस कर दी। तो ये तो चंद जो सूरत हाल अभी डेवलप हुई है ये आपके सामने रखी सुप्रीम कोर्ट से। फिर वापस चलते हैं अडयाला में। तो अडयाला के सामने फिर धरना दे दिया गया क्योंकि मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। जब धरना दिया तो उसके ऊपर फिर रबर की गोलियां मारी गईं जो वर्कर्स थे उनको, जिसमें वर्कर्स ज़ख्मी भी हुए। कई सारे वर्कर्स को गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर कुछ एमएनएस को भी, जैसे कि शफकत अवान और दूसरे एमएनएस जो थे उनको भी गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद जो सुहेल अफरीदी और अलीमा खानम थे उन्होंने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और ये कहा कि कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आप याद कीजिए, इससे पिछले हफ्ते ये ऐलान किया गया था कि बड़ी तादाद में इस मंगल को अडयाला जेल के सामने आएंगे और धरना तब तक जारी रखेंगे जब तक इमरान खान साहब के इलाज की कोई सूरत हाल नहीं बनती। वही आज करने की कोशिश की गई, धरना दिया भी गया, लेकिन फिर उसके ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया गया। ज़ाहिर है वर्कर्स को तशद्दुद से बचाने के लिए ये मेरे ख्याल में अच्छा इकदाम है। अगर धरना ख़त्म किया है लेकिन उसको दोबारा, ज़ाहिर है इस कोई ना कोई सूरत हाल और डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कुछ प्रेशर बने और इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में मूव किया जाए या उनका इलाज जो है वो शुरू किया जा सके। लेकिन वहाँ पर इस वक्त जो है वो धरना ख़त्म हुआ और धरना इसलिए ख़त्म हुआ कि पुलिस ने तशद्दुद किया, लोगों को गिरफ़्तार किया, रबर की गोलियाँ चलाईं, जिससे वर्कर्स जो हैं वो मज़ीद ज़ख्मी हुए। अच्छा, ये तो एक तरफ काम चल रहा था। दूसरी तरफ आपके सामने एक वीडियो रखते हैं जो आप देखेंगे तो आप की हंसी निकल जाएगी, मैं यही कहूँगा। 3 के करीब लोग हैं जिनके सर बिल्कुल नीचे झुकाए हुए हैं, उनके चेहरे नहीं दिखाए जा रहे। उन्होंने सर पे टोपियाँ भी पहनी हुई हैं रात के लेट नाइट तक, और गले में उन्होंने बाकायदा स्कार्फ पहने हुए हैं, पीटीआई के झंडे पहने हुए हैं और मतलब मुकम्मल पीटीआई का यूनिफॉर्म उन्हें पहनाया गया है रात के उस वक्त। उन्हें पीछे से गिरेबान से, पीछे से गले से, कॉलर से पीछे से पकड़ा हुआ है उन्हें, और उन्हें कॉलर से पकड़ के
और नीचे धकेलते हुए बड़ी बदतमीज़ी से पुलिस वाले कह रहे हैं कि हाँ भाई बताओ यहाँ क्या कर रहे थे। वो कहते हैं कि हम तो टिकटॉक बनाने आए थे और सुहेल अफरीदी के अहकामात पर आए थे और हमने यहाँ पर गालिबन फसाद करना या ऐसे उनसे बयान लिए गए हैं और हम दोबारा नहीं करेंगे, हमें छोड़ दे। पुलिस वाला बड़ी हकारत से अपने बॉस को बताता है, हालांकि ऐसे पुलिस वाले अपने बॉसेस के साथ बात नहीं करते, लेकिन इसमें यह दिखाया जा रहा है कि वो अपने बॉस को भी बड़ी हकारत से बताता है कि हम इन्हें थाने शिफ्ट कर रहे हैं। जाहिर है पढ़े लिखे भी नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, बहुत ही घटिया किस्म का स्क्रिप्टेड वीडियो बनाई गई है। और स्क्रिप्टेड वीडियो इसीलिए बनाई गई है कि ज़रा थोड़ा सा अपना रंग ऐड करें। जो आज वहाँ तशद्दुद किया, लोगों को पकड़ा, जो रबर की गोलियाँ चलाईं, वो सारी सूरत हाल उसको कवर अप करने के लिए ये वीडियो रिलीज़ की गई है। बहुत ही, मैं ये दोबारा कहूँगा कि बहुत ही माठा ड्रामा है। जब आप देखेंगे तो आपकी हंसी निकलेगी कि ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं। लेकिन ज़रा देखिए। सर जी, ये हमने कुछ पीटीआई के लोग पकड़े हैं। बोलो भाई। हम सीएम सुहेल अफरीदी के कहने पर यहाँ आए। इन्होंने हमें इश्तिहार दिलाया कि रैली को जो भी रोकने की कोशिश करेगा तुम लोगों ने उनको मारना है। हम तो बस यहाँ टिकटॉक बनाने के लिए आए थे, हमें माफ़ कर दें प्लीज़, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। टिकटॉक बनाते हैं इनको हम सर जी, हम थाना मुंतकिल कर रहे हैं। माफ़ कर दें। देख लिया आपने वीडियो, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी डेस्परेशन है और इस तरह की घटिया किस्म की प्रोडक्शन जो हैं वो इन वीडियोस की जाती है। दूसरी तरफ इमरान खान के मेडिकल चेकअप के लिए ये भी बताया गया कि टीम अडयाला जेल पहुंची। मेडिकल डॉक्टर्स में डॉक्टर नदीम, डॉक्टर आरिफ शामिल थे। मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया गया। मुकम्मल तिब्बी मुआयने के बाद मेडिकल रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को दी जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट पर इमरान खान के मज़ीद इलाज मुआलजे के बारे में हतमी फैसला होगा। ये वो महीनों पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कमीशन बनाने का फ़ैसला किया था, जिसके तहत फिर इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है कि नहीं, इसका फ़ैसला होना था। अब जाकर डॉक्टर्स जो हैं वो अडयाला जेल पहुंचे हैं और वो भी आंखों के डॉक्टर हैं दोनों, लेकिन वो अब मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने कर दी है। मतलब कि मुकम्मल मेडिकल चेकअप आंखों के डॉक्टर्स ने कर दिया है। ज़रा बातें सुने इनकी। और फिर अब चीफ कमिश्नर जो है फैसला करेंगे कि इमरान खान को शिफ्ट करना है हॉस्पिटल या नहीं करना। तो दूसरी तरफ आज की ये डेवलपमेंट है। और धरने का हमने आपको बता दिया कि वो तकरीबन ख़त्म हो गया। सुहेल अफरीदी की आज बहुत सारी वीडियोज़ भी आईं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें वो पूछ रहे हैं पुलिस वालों से कि आप मुझे जिस तरीके से रोक रहे हैं, कि आप मुल्क तोड़ना चाहते हैं, एक सूबे के वज़ीर आला को आप इस तरीके से धक्कमपेल कर रहे हैं, तो क्या आप मुल्क को तोड़ना चाहते हैं? आप मुल्क को किस नहज पर लाना चाहते हैं कि आप एक सूबे के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से उसकी तौहीन कर रहे हैं, उसके वज़रा की तौहीन कर रहे हैं, उसके मेंबर पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं। फिर एक जगह पर जब वर्कर्स पर तशद्दुद शुरू किया गया तो एक वीडियो में नज़र आता है कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो आगे बढ़कर पुलिस वाले से बातचीत करते हुए ये कहते हैं कि अगर आपने मारना है तो मुझे मारे, इन लोगों को क्यों मार रहे हैं। बहरहाल ये आज काफ़ी सारे मनाजर थे जो वहाँ से नज़र आते रहे। इस्लामाबाद के तमाम एंट्री पॉइंट्स जो थे वो बंद थे, तमाम इस्लामाबाद को चौक किया हुआ था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉकेड थी। वजह यही थी कि लोग अडयाला जेल जो हैं वो ना पहुँच सकें। एक तरफ ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो आपको बता दें तो ये अब तज्जिए हैं लोगों के। मेरे इस्लामाबाद में कुछ बहुत ही मुस्तनद किस्म के सहाफ़ियों से बात हुई। वो ये कहते हैं, ज़ाहिर है तो ये भी हो सकता है वो डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हो सारी सूरत हाल को। वो ये कहते हैं कि पीटीआई के अंदर कुछ अनासर से उनकी बातचीत हुई है। ज़ाहिर है इसमें सुहेल अफरीदी और इमरान खान की बहनों की बात नहीं कर रहे, वो कुछ और अनासर की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनसे बातचीत हुई है और उनसे मिलिट्री जर्नल्स का ये तय हुआ है कि आपने ज़रा प्रेशर रेज़ करना है इन दिनों में। हमने 28वीं तरमीम करवानी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा मज़ीद डराना है कि वो हमारी टर्म्स के ऊपर करें, तो इसलिए आप ज़रा थोड़ा दमादम मस्त कलंदर करने का ज़रा नारा लगा दें। इसलिए उन तजिया निगारों के मुताबिक ये मुमकिन है कि पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो आने वाले दिनों में ऐसा कोई नारा मारें जिसमें से इमरान खान साहब को हासिल वसूल कुछ नहीं होगा, कोई मूवमेंट जान नहीं पकड़ेगी, कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी पर प्रेशर बढ़ाने के लिए 28वीं तरमीम करवाने के लिए ऐसा किया जाएगा। ये एक फिक्स्ड मैच होगा। ये वहाँ पर मौजूद बहुत ही सीनियर सहाफ़ी जो हैं उनका तज्जिया या उनकी खबर है, मैं इसकी ओनरशिप नहीं ले सकता, ये उनका क्लेम है। अब ऐसा होता है या नहीं होता ये आने वाले दिनों में नज़र आ जाएगा कि कौन सी ऐसी कार्रवाइयाँ, आप ज़रा नज़र रखिएगा कौन कौन सी ऐसी कार्रवाई की जाती है जिससे कोई प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाती है उनके ऊपर। बहरहाल हतमी फ़ोकस तो यही होना चाहिए कि इमरान खान साहब की जो इस वक्त का इलाज का मामला है उसको फौरी हल किया जाए और उनकी रिहाई की तरफ कोई ना कोई मामला चले। अच्छा, अगली खबर की इब्तदा एक ऐसे शेर से करते हैं जो बचपन से आप सुनते आए हैं।
आपको उसकी समझ नहीं आई होगी, मुझे तो नहीं आई कम से कम उस वक्त इस तरह से जो आज आई है। हम कुछ और ही समझते रहे, लेकिन उस शेर का मतलब आज कुछ और ही समझने में मिला। अगर थोड़ी बहुत उसमें गलती हुई, कोई कोताही हुई तो माफ़ कर दीजिएगा। कई दफ़ा शेरों के लफ्ज़ और वज़न जब हमारी टीम या हम लिखते हैं तो आगे पीछे कर देते हैं, इसलिए शायरों से भी और अहले अदब से भी माजरत के साथ। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सारी उम्र पढ़ते रहे, आज समझ आया नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन भी हमारे जर्नल्स ने फतह कर ली है। तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, अब पानियों में भी वो पहुंच गए हैं और बहरे जुल्मात में भी घोड़े दौड़ाएंगे। इसमें फ़ैसला ये किया गया है कि NLC अब उसके इंतज़ामात को संभालेगी। तो नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन जो है उसको फतह कर दिया गया है। 30% शेयर जो है वो NLC को दे दिए गए हैं और मैनेजमेंट कंट्रोल भी साथ दे दिया गया है। तो अब जो नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, मीन सड़कों के ऊपर, रेलवे तो पहले ही बंद हुई थी। आपको याद होगा जब से NLC आया तो रेलवे का तो पटड़ा निकल गया था। तब से जो फ्रेट का काम रेलवे करती थी, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता था, वो सारा बिजनेस NLC खा गया। ये वैसे ही बात है कि आप चाय और रस खाते हैं, दिखने में तो दोनों एक ही फैमिली से लगते हैं, मतलब कि इकट्ठे ही लगते हैं, दोनों आप ही को सर्व करते हैं। आप एक को NLC समझ लें और एक को रेलवे समझ लें। तो जैसे चाय और रस का एक दूसरे के साथ है, वैसा ही NLC और रेलवे का है। जैसे ही रस आप चाय में डुबोते हैं, सारी चाय जो है वो रस पी जाता है, उसके बाद आपके पीने के लिए कुछ नहीं बचता। NLC ने भी यही किया है, जैसे ही उसको डुबोया है उसने सारी की सारी चाय खुद पी ली है, उसके बाद कप खाली है, आपके पीने के लिए बहुत थोड़ी चाय बची है। अभी उन्होंने समंदर में भी मेरा ख्याल रस डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। तो NLC जो है उसके पास 30% शेयर आज दे दिए गए हैं। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को फतेह कर लिया गया है। NLC के पास 30% शेयर और मैनेजमेंट कंट्रोल भी दे दिया गया है। और अब अल्लाह के करम से जो पाकिस्तान के जनरल साहबान हैं वो आज से 5-10 साल बाद बताएंगे कि देखिए हमने नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कितना बेहतर कर दिया है, और जो काम हम करते हैं आप बेहतर करते हैं, आप सिविलियन क्यों नहीं इतने अच्छे काम करते। इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है कि हम इतना अच्छा काम क्यों नहीं करते और आप ही इतना अच्छा काम कैसे करते हैं। हो सकता है कि जब माएँ बेटे पैदा करती हों तो उन्हें लगता हो कि एक बेटा फ़ौज में भेजना है तो उसको ज़रा थोड़ा बेहतर पैदा कर देती हूँ। दूसरे बेटे जो माएँ पैदा करती हों जिन्हें दूसरे कामों में लगाना है, उनको ज़रा थोड़ा माठा पैदा कर देती हूँ। यही सवाल मेरी समझ में आता। तो फिर कसूर किसका निकला? हमारी माँओं का। तो अब इस माँओं को तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, माएँ तो माएँ होती हैं, सांझी होती हैं। तो इसलिए इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। बहरहाल फ़िलहाल बहरे जुल्मात के अंदर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। आगे ज़रा जंग की बात कर लीजिए। हर्मज़ लेटर जो है, ईरान प्रिपेयर कर रहा है दोबारा से हज़ारों और सैकड़ों मिसाइल दागने की कैपेसिटी बना रहा है। मीन अपनी कैपेसिटी को बेहतर कर रहा है कि अगर सदर ट्रंप जो हैं वो दोबारा से जंग शुरू करते हैं, ईरान के ऊपर दोबारा से हमले करते हैं, तो वो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में कंटिन्यूसली जो मिसाइल हैं, वो जो भी एनर्जी से रिलेटेड, तवानाई से रिलेटेड, मीन तेल के, गैस के ज़खायर और दूसरे ऐसे उनके जो हदफ होंगे उनके ऊपर वो मिसाइल दाग सकें, UAE और दूसरे ममालिक के ऊपर, और ज़ाहिर है इसराइल भी। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि इस वक्त ईरान जो है वो धड़ाधड़ जो उनका स्टॉक पाइल है, जो उनके पास मिसाइल हैं, उसका ज़ख़ीरा है, उसको रिफ़्रेश कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो लॉन्चर हैं उनको बेहतर कर रहे हैं। और पर्पज़ उनका ये है कि अगर सदर ट्रंप, क्योंकि कल ही सदर ट्रंप की ये स्टेटमेंट आई थी कि शायद हम दोबारा हमले, इसलिए मैंने अभी रोके हुए हैं कि मुझसे UAE ने, कतर ने, सऊदी अरब ने, पाकिस्तान का नाम इस दफ़ा नहीं लिया, फेवरेट फील्ड मार्शल का नाम नहीं लिया, उसके अलावा जो रीजनल कंट्रीज़ थे उनके नाम लिए, और कहा कि उन सब की, UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, इन सब की रिक्वेस्ट पर मैंने जंग होल्ड की हुई है। हो सकता है अगले 2-3 दिन में होल्ड करूं और कोई एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि ये मुल्क कहते हैं कि हम एग्रीमेंट करने के बहुत करीब हैं। तो अगर एग्रीमेंट हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर एग्रीमेंट ना हुआ तो फिर हो सकता है कि मुझे दोबारा वहाँ पर हमले करने पड़े। ये सदर ट्रंप का कहना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ चाइना में नई सूरत हाल डेवलप हुई है। सदर ट्रंप को अभी वहाँ से वापस आए 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ कि सदर पुतिन वहाँ पहुँच गए हैं, और उनकी अब कल सदर शी के साथ मुलाकात होगी। बड़ी बैठक है ये। रूसी और चीनी सदर जो है, दोनों ममालिक के दरमियान आपको पता है कि बड़ा गहरा रिश्ता भी है, और ये दोस्ताना मुआहदे के 25 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत करेंगे। इनके जो 25 साल की कोलैबोरेशन है उसमें शिरकत करेंगे, और सदर शी से उनकी मुलाकात भी होगी।
इस वक्त जो कुछ ईरान में चल रहा है, पूरे खित्ते में चल रहा है, और फिर हाल ही में सदर ट्रंप का जो दौरा था चीन का, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को तवक्कुआत थी, उसमें से कुछ बहुत सारा मामला अचीव होते हुए नज़र नहीं आया। बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट उसमें से नज़र नहीं आई, बल्कि अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज हो या दूसरे मामलात हों, उनके ऊपर इस वक्त शदीद दबाव नज़र आ रहा है। और उसकी वजह चाइना का वो विज़िट, जिसमें सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बड़ा आएगा, वो बड़ा नहीं हुआ कुछ भी। अब देखते हैं कि जो पुतिन है उनका ये जो दौरा चाइना का है, इसमें से क्या निकलता है। लेकिन डेफिनेटली मौजूदा सूरत हाल के अंदर बहुत ही अहमियत का हामिल ये विज़िट है। फिर ज़रा इस्लामाबाद से एक और ख़बर आपके सामने रख दें। ये भी बहरे जुल्मात के अंदर घोड़े ही दौड़ाता है ख़ानदान, ये भी आपको कभी मायूस नहीं करते। यूसुफ रज़ा गिलानी के भतीजे जैन गिलानी को पिम्स में डायरेक्टर जनरल 20 ग्रेड में रखा गया। एक और रिश्तेदार मामून गिलानी को डिप्टी डायरेक्टर रखा गया, जबकि नवासे फ़िज़ा गिलानी, इनकी बेटी थी, उनके बेटे असफंद यार को असिस्टेंट डायरेक्टर रखा गया है। ये सनाउल्लाह खान बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने इस खबर को रिपोर्ट किया है। खैर, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उनके बेटे हैं या उनके अहले खाना हैं, वो कभी भी आपको मायूस नहीं करते, भले वो टर्किश फ़र्स्ट लेडी के हार का मामला हो। आप सबको याद है कि वो हार घर ले गए थे, बग़ैर बताए ले गए थे, बग़ैर ख़रीदे ले गए थे, बाद में उनसे रिकवर किया गया था वो हार। तो वो किसी भी चीज़ में आपको मायूस नहीं करते। जो भी आप देख लीजिए कि 3-4 MNA बनाए हुए हैं अपने घर के फॉर्म 47 पर, जो रह गए हैं उनको इस तरीके से हुकूमत में खपाया हुआ है। तो ये मुल्क बेसिकली ऊपर जनरल्स का है, नीचे उनके टाउट्स का है। जो भी उनके साथ मिल के काम करना चाहें ये उनका है। जब तक आप उस लाइन में हैं तो आप फ़ायदे लेते रहेंगे और गरीबों का जो गोश्त है, जो खून है, वो नोचते रहेंगे। अब अगर आपको पेट्रोल की प्राइस तंग करती है, अब अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा है, तो ज़रूर आप ज़ाहिर है मरीम नवाज़ से, नवाज़ शरीफ से, जो सामने आपको लोग नज़र आते हैं, इनसे मुतनफ़र होते हैं। बिल्कुल हुई मुतनफ़र, आपका हक़ है। लेकिन असल इसके जो ज़ालिम और ज़िम्मेदार हैं वो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स हैं। ये सब टाउट हैं जो आगे उन्होंने रखे हुए हैं, और ये इसी तरह के फ़ायदे लेते हैं कि ख़ुद भी माल पानी खाया, अपने रिश्तेदारों को नवाज दिया, तनख्वाहें ले दी। ये आगे से उनके तफैलिए हैं, पैरासाइट्स हैं जो आपके ऊपर छोड़ते हैं वो। लेकिन असल जो दरिंदे हैं जो आपको नोच के खा रहे हैं, वो जर्नल्स हैं जो इनको लाकर इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट बट दिस इज़ अ ट्रुथ जो पाकिस्तान की कौम के साथ हो रहा है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। मोहम्मद उमैर अब ये बता रहे हैं कि ज़री माहिरीन के मुताबिक रवां साल 30 लाख टन गंदम की कमी का सामना है। आपको ये पता है कि पिछले 2 से 3 सालों में मरीम नवाज़ ने किसानों के साथ क्या सलूक किया है। किसानों को मार मार के अधमुआ कर दिया। मतलब कि गंदम जो है वो ज़बरदस्ती लोअर प्राइस के ऊपर उनकी बिकवाई गई। याद कीजिए पिछले साल 2200 रुपये में गंदम उनको बेचनी पड़ी, और बाद में मार्केट के अंदर वो 4000 रुपये तक बिकी, बल्कि उससे भी ऊपर बिकी। अब किसानों ने जब 2 दफ़ा इन्होंने गंदम नहीं खरीदी, और पहली दफ़ा तो ये कह दिया कि माफिया है, हमने ख़रीदनी नहीं, दूसरी दफ़ा ख़रीदी तो 2000 रुपये में ख़रीदी और मिडिल मैन ने पैसा बनाया। किसान ने तंग आके गंदम की काश्त करनी कम कर दी। अब इस दफ़ा 30 लाख टन गंदम जो है वो उसकी कमी का सामना है। हुकूमत की जानिब से अब 20 लाख टन गंदम जो है वो इम्पोर्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। ये यूक्रेन या दूसरी जगहों से इम्पोर्ट की जाएगी गंदम। अब सोचिए कितना ज़्यादा ज़र मुबादला जो है, जो बचाया जा सकता था, उसको ज़ाया किया जाएगा। लेकिन जो इस चीज़ को नुकसान देने वाले हैं वो इस वक्त जाकर तंदूर पर रोटियां लगा रहे हैं, जिन्होंने ये फ़ैसले किए हैं, जो जोकर्स हैं, जो इस कौम के ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। मीन मरीम नवाज़ और उनके हवारी जो हैं, जो जर्नल्स ने हम पर मुसल्लत किए हैं, वो इस वक्त बाकू के अंदर तंदूर के ऊपर रोटियां लगा रहे हैं। भले आपकी रोटियां लगे ना लगे, उन्होंने अपनी रोटी जो है वो सेक ली है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब की गुड गवर्नेंस के ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए, क्योंकि आपको याद है कि जो DG ISPR थे उन्होंने हमें बताया था कि इस वक्त पंजाब सबसे बेहतरीन तरीके से रन हो रहा है, बाकी सूबे पीछे हैं, लेकिन पंजाब जो है वो सबसे बेहतर गवर्नेंस दे रहा है। तो इस वक्त पंजाब हुकूमत की जो गवर्नेंस की सूरत हाल है उसमें एक एग्ज़ाम्पल ले लें मियांवाली से। मियांवाली में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में एक मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनाया गया। 170 बेड का ये हॉस्पिटल था। 7 टोटल हॉस्पिटल थे मदर एंड चाइल्ड जो हेल्थ केयर हॉस्पिटल थे स्पेसिफिकली। वजह क्या थी? इमरान खान साहब बहुत देर से ये बात करते थे कि हमारी बहुत सारी बच्चियां जब बच्चों को पैदा करती हैं, बेटियां हमारी, तो वो ज़चगी के दौरान ही
क्योंकि सेहत की सहूलतें वहाँ मुनासिब नहीं हैं तो उनका इंतकाल हो जाता है। इसके लिए माँ और बच्चे की सेहतमंद रखने के लिए ये जो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जो हैं वो 7 के करीब पूरे पंजाब के अंदर बनाए गए थे। उनमें एक मियांवाली में भी था, एक अटक में था, बाकी दूसरी जगहों पर थे। तो ये जो मियांवाली में बनाया गया था, अब इन्होंने किया क्या है मरीम नवाज़ वगैरह ने कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल था, हर डिस्ट्रिक्ट में एक DHQ होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, उसको बंद किया गया और उस हॉस्पिटल को मूव कर दिया गया मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में। मतलब कि जो नया 170 बेड्स का नया मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल इमरान खान साहब ने बनाया था, उसमें DHQ को ट्रांसफ़र कर दिया गया और DHQ पीछे से बंद कर दिया गया। अब सुनने में आया है कि उसी बंद DHQ के ऊपर नया बोर्ड लगाया जाएगा और उसको दिखाया जाएगा कि मरीम नवाज़ जो हैं वो वहाँ पर एक नया जनरल हॉस्पिटल बना रही हैं। तो बुनियादी तौर पर मियांवाली में कोई हॉस्पिटल नहीं बनेगा, बल्कि असल में तो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के ऊपर कब्जा हो जाएगा और मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बंद हो जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि सारा DHQ डाल दिया गया है उसका बोझ और उसको शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन लोगों को और आपको बेवकूफ़ यही बनाया जाएगा कि जनरल हॉस्पिटल जो है वो नया बनाया गया है, हालांकि वो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है DHQ, उसकी जगह पर ये हॉस्पिटल जो है वो दोबारा से उसी जगह पर उसी हॉस्पिटल में नया बोर्ड लगाकर खोला जाएगा। ये 400 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल है। तो जो DHQ था वो 400 बेड्स का हॉस्पिटल था। अब 400 बेड वाले हॉस्पिटल को उठा के आप 170 वाले के ऊपर जाकर थोप देंगे तो आप सोचेंगे 170 बेड के हॉस्पिटल की फिर क्या हालत होगी, वो जब 400 बेड के हॉस्पिटल के अमले को और तमाम चीज़ों को अब्जॉर्ब करेगा। इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। आगे सुन ले, पंजाब में ये तो अब नजम सेठी साहब ने भी अपने प्रोग्राम में कहा है कि ये जो स्कूल प्राइवेटाइज हो रहे हैं, ये लोग स्कूलों को ठेके पर लेते हैं और फिर जो उस्ताद की तनख्वाह है, अगर वहाँ 20,000 तनख्वाह पहले ये कम दे रहे हैं, पहले मिनिमम वेज 40,000 है, असातिज़ा को तनख्वाह 20 या 25,000 दे रहे हैं, तो पहले ही अगर 20,000 तनख्वाह है तो वो ठेकेदार सारी तनख्वाह अपने पास रख लेता है और बच्चियों को 5 या 7,000 रुपये माहाना तनख्वाह दे के उनसे काम करवाया जाता है। तो ये सूरत हाल तो एक तरफ है माफिया की, दूसरी तरफ मैट्रिक पास टीचर्स हैं। पिछले दिनों हमने आपके सामने एक वीडियो भी चलाई थी जिसमें मैट्रिक पास टीचर थी जो पढ़ा रही थी, बिजली बंद कर रखी है ठेकेदारों ने, वो भी आज आपको वीडियो सुबह हमने दिखा दी थी। ये ठेके पे दिए हुए स्कूल हैं जिनमें गवर्नमेंट के स्कूल हैं, अब क्योंकि ठेकेदार ने पैसा बचाना है तो वो बिजली भी बंद कर रहा है। स्कूलों और अस्पतालों को ठेकेदार, अच्छा हॉस्पिटल्स को भी ठेकेदारों के हवाले कर दिया है। अब अगर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और उसका 8 लाख रुपए इन्होंने बजट रखा है तो ठेकेदार ये समझता है कि उसने लाख या 2 लाख ही खर्च करने, बाकी कुछ खर्च नहीं करना, तो वो वहाँ पर ना बिजली चलने देता है, ना दवाई देने देता है, कोई काम नहीं करने देता, वो बस बेयर मिनिमम पर सिर्फ उसका दरवाज़ा खोल कर बैठे हैं। मतलब जो छोटी मोटी हेल्थ केयर की और एजुकेशन की फैसिलिटी घिसी पिटी अवाम के हिस्से में थी, वो भी मरीम नवाज़ साहबा ने उनसे छीन ली है। तो ये एक नई सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ जो DG ISPR से लेके जो टाउट मुनीफ फ़ारूक और सुहेल वड़ाइच साहब जैसे लोग हैं, वो हमें ये बताते हैं कि पंजाब ने दिल जीत लिए हैं। अंसार अब्बासी साहब जैसे मुनाफिक भी बताते हैं कि पंजाब के अंदर जनाब झंडे गाड़ दिए हैं, और एक तरफ स्कूल हॉस्पिटल की बात बताई है तो दूसरी तरफ अब 20 लाख टन जो है वो गंदम इंपोर्ट करने की, या 25 लाख टन जो गंदम इंपोर्ट करने की बारी भी आ गई, जिसमें हमें ज़र मुबादला देना पड़ेगा। फिर ये कहते हैं कि जाहिर है बाजी जो है उन्होंने 4 चांद लगा दिए, उन्हें ऊपर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। बाकी उनकी जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से वो प्राइम मिनिस्टर ही बनती हैं आसिम मुनीर साहब के लिए, क्योंकि इससे बेहतर परफॉर्मेंस तो उन्हें और कहीं से नहीं मिलेगी। ये अलग बात है कि वो पंजाब में कुछ कर सकें या नहीं, वो जादू वाला जादुई गिलास, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ जादू किया हुआ है या किसी जादूगर ने उन्हें दिया हुआ है, मैं जादुई ग्लास कह रहा हूँ कि उस ग्लास को पकड़ने से मरीम साहबा बड़ी एम्पावर फील करती हैं। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कह रहा कि उसमें, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसी सारी अहमकाना बातें लोग करते हैं, कोई जादू किया हुआ है और जादू का ग्लास है या किसी ने जादू करके दिया हुआ है या वो इसलिए पकड़ती हैं, नहीं, वो बस ज़रा थोड़ी सी फैशनी बनती है, क्योंकि कुछ बच्चियाँ अगर बचपन में कुछ चीज़ें ना कर सकें तो वो जवानी में करना चाहते हैं, जवानी में ना कर सकें तो बुढ़ापे में करना चाहते हैं। बाजी को क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ना उस तरीके से नसीब नहीं हुआ, नालायक थी, तो बाजी ने फिल्मों शिल्मों में ये देखा है कि जो ज़रा बड़े हिप किस्म की जेन ज़ी है वो अपना कॉफ़ी का मग हाथ में लेके फिरते हैं और पानी की भी बॉटल उनकी अपनी होती है।
तो क्योंकि हमारे ज़माने में तो ऐसे रिवाज नहीं थे, आपको पता है, तो ये ज़रा नए रिवाज हैं। इसमें ये बच्चे कैरी करते हैं, बैग कैरी करते हैं, अपना फ्लास्क कैरी करते हैं, अपना पानी, अपनी चाय। तो बाजी अब ज़रा थोड़ी सी हिप किस्म की वो बनना चाहती हैं। ज़रा उनको लगता है कि वो आईवी लीग में पढ़ रही हैं, तो उसी वो आपको लग रहा होगा मैं फजूल बातें कर रहा हूँ, लेकिन अपने दिमाग में कभी आप नहीं अपने आप को डे ड्रीमिंग करते कि आप अपने आप को हीरो समझते हैं या हीरोइन समझते हैं। डे ड्रीमिंग अगर आपने की हो तो आप वो जो डे ड्रीमिंग होती है ना, वो बाजी रहती है डे ड्रीमिंग में। तो ये कोई जादू शादू नहीं है, बाजी बस ज़रा हिप बनने के लिए, ज़रा थोड़ा सा यो बनने के लिए उन्होंने हाथ में वो कॉफ़ी का कप पकड़ा होता है, ताकि सारे उस पर तबसरा करें, अटेंशन सी करें। कुछ भी करेंगी अटेंशन सीख करेंगी। अगर आप उनको कल कहें ना मरा हुआ सांप हाथ में पकड़ लें और उससे आप के बारे में लोग बहुत बात करेंगे, तो वो मरा हुआ सांप हाथ में पकड़ के चलना शुरू कर देंगी। शी इज़ अटेंशन सीकर, उन्हें अटेंशन चाहिए। इसलिए आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद दुल्हन की तरह शर्माती रहती हैं, दुपट्टा छेड़ती रहती हैं, दुपट्टे को ठीक करती रहती हैं। हालांकि आप बेनज़ीर भुट्टो साहबा को देख चुके हैं, वो ऐसे कोई काम नहीं करती। तो अटेंशन सीख करने के लिए कभी दुपट्टा पीछे करती हैं, कभी आगे करती हैं, कभी लजाती हैं, कभी शर्माती हैं। तो बेसिकली उन्हें अटेंशन चाहिए होती है। इसीलिए अदब-ओ-अदाब भी कम है। 4-5 दिन पहले आप सबको याद होगा कि हेड ऑफ़ स्टेट्स के साथ वो बैठी हुई थी और जो बैग था वो उन्होंने सामने उनके मुंह पर रखा हुआ था। वो 2-3, अब मुझे नहीं पता हेड ऑफ़ स्टेट थे या सीनियर मिनिस्टर्स थे उस मुल्क के, बहरहाल जो लोग भी थे उनके साथ मीटिंग कर रही थी और बैग जो है उन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो उस जगह पर उनका पड़ा हुआ सामने बैग था। उनको पता नहीं है किसी ने बेसिक मैनर्स नहीं दिए कि अपने बैग को अपनी नशिस्त के साथ, नीचे कारपेट है वहाँ पर रख लें, कुछ नहीं होता। और अगर आपको बहुत ही कोई परवाह है तो फिर आप उसे अपनी गोद में रख लें। वैसे तो वो गोद में रखना तो उस तरह मैनर्स के अंदर नहीं आएगा, लेकिन चलें असल में तो उसे नीचे रखें अपनी चेयर के साथ। उसको जहाँ पर उन्होंने, अच्छा टेबल भी कोई ऐसी हो, सिचुएशन ऐसी हो तो चलें टेबल पे भी आप रख लेते हैं, लेकिन ये सिचुएशन तो ऐसी थी नहीं। छोटी सी टेबल है, 4-5 लोग इर्द गिर्द बैठे हैं और उन्होंने चढ़ा के अपना बैग जो है वो ऊपर रखा हुआ है। तो तालीम की कमी तो है ही है, मैनर्स की कमी भी है। आपने पहले भी देखा था कि जब बात करती हैं, गला साफ़ करती हैं, तो उनके मुंह से माफ़ कीजिएगा एक्सक्यूज़ मी तक नहीं निकलता। फिर मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में। आप सबको मुझे अच्छी तरह मुबारकबाद और आप सबको बहुत शाबाश। मेरे पास वो लिखी हुई स्पीच वो मेरी फाइल में पड़ी। और एक बात बताऊं, सब ज़्यादातर तासुर शायद यही होता है कि पता भी नहीं था कि कुछ जो लोग हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं, काबला करके जीत के आना ये कोई छोटी बात नहीं है। बेसिक जो अदब-ओ-अदाब हैं उनका भी पता नहीं। तो ये ग्लास से इतना तंग परेशान ना हुआ कीजिए कि ये कोई ऐसी चीज़ है, ये कोई जादू शादू नहीं है, ये बस ऐसे ही बाजी यो बनने के लिए सारा कुछ करती हैं। जी, ड्रॉप साइट ने जो अब नया डाटा लोगों के साथ शेयर किया, ट्वीट्स हो रहे हैं, तज्ज़िये हो रहे हैं, उसमें ये पता चला कि जो उनका ये साइफ़र लीक हुआ है, ये साइफ़र किसी सिविलियन कॉपी में से लीक नहीं हुआ, ये जो असल में मिलिट्री की कॉपी थी उसमें से लीक हुआ है। तो उनके जो सोर्सेज हैं वो मिलिट्री से हैं और मिलिट्री में से ऐसे बंदे ने उन तक ये चीज़ पहुंचाई है जो बंदा आर्मी की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। जो मिलिट्री जर्नल्स की मौजूदा जो सिमत है उससे वो सिमत से राज़ी नहीं है, नाराज़ है जो कुछ पॉलिसीज़ ये फॉलो कर रहे हैं। तो उसने उस नाराज़गी में ये साइफ़र जो है ये ड्रॉप साइट तक पहुंचाया है। ड्रॉप साइट ने वाज़े तौर पर कह भी दिया और अब उसके शवाहिद भी सामने आ गए हैं कि ये असल में जो लीक है ये मिलिट्री के ऑफिस से हुई है, ये किसी सिविलियन ऑफिस से नहीं हुई। ये ज़ाहिर है एक और बड़ी हजीमत है। और ड्रॉप साइट की ये जो स्टोरी जिसमें ओरिजिनल साइफ़र जो है वो सामने रख दिया गया है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि अब जो हमारे मिलिट्री जर्नल्स हैं उनको दूसरी परेशानी ये पड़ी होगी कि ये हमारे साथ क्या हो गया, मतलब कि हमारी ही कॉपी लीक हो गई है। फिर आज शहबाज शरीफ कोयटा पहुँचे हैं स्टाफ कॉलेज के अंदर, वहाँ पर आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पहले आसिम मुनीर साहब ने की थी तकरीर शकीर स्टाफ कॉलेज के जो वहाँ पर
आप सबको याद होगा मॉर्निंग के वक्त उन्होंने की थी और मेरे ख्याल दोपहर के बाद के वक्त शहबाज शरीफ ने तकरीर की थी। तो स्टाफ कॉलेज में जो आज शुरका थे उसके कोर्स के, उनके साथ शहबाज शरीफ साहब ने भी बातचीत की। अच्छा होता अगर शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया जाता कि वो वहाँ पर उनको मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के कोई मामलात और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी वो सारे मामलात उनको बता देते तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।